हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्ते। चलिए तो मैं अब आपका ये पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। चलिए तो हम बात करने वाले इवोल्यूशंस के पार्ट 2 पे। हाँ, कुछ दिनों से थोड़ा सा 1-2 दिन बीच हो गया था, मैं नहीं कर पाया था वीडियो शूट, तो कुछ कारण थे। अब मैं कंटिन्यू सोच रहा हूँ कि क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही करीब है, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एक दिन के अंदर 2-3 कहीं वीडियो हो सकते हैं अपलोड मैं कर दूं। तो आपको क्या है, क्योंकि अब खत्म करना है और एग्जाम का ज्यादा समय रह नहीं गया है। 1 तारीख से बिहार बोर्ड का एग्जाम आप लोग का होने वाला है, तो उस वजह से थोड़ा सा जो बच्चे मान लीजिए कि यहाँ से कवर अप करते चल रहे हैं, तो वो तो अपना देखते ही चले, तो उनका कम से कम बायोलॉजी का हद तक तैयारी हो जाएगा। और बाकी मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या क्या पढ़ के चले जाए बायोलॉजी में। जो मैं आपको एक दिन क्या करूंगा, अलग से उसका वीडियो डाल दूंगा कि पर्सनली जो एग्जाम में आने वाले जो गेसिंग है ना, उस पे भी हम बात कर लेंगे, ताकि आपको क्या हो कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, है ना। चलिए तो हम बात करते हैं। आइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने क्या बताया, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डार्विन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। बाकी एक चीज और मैं क्या आपको कहना चाहता हूं कि आप पर्सनली जो चीज शुरू से करते आए उस पर तो आप ध्यान दे ही, पर्सनली उस गेसिंग पे उतना आपको ये, क्योंकि आपने शुरू से पढ़ा है। तो गेसिंग वाली चीजें क्या होती है कि मान लीजिए कि हमने अपने थॉट के हिसाब से, अपने सोचने के आधार पे मैंने उसको किया, आपके पास भेजा, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप पूरा ये चीज क्यों ना देख के जाओ, जो आप पर्सनली उस पर डिपेंडेंट रहो। हाँ चलो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं डाल दूं, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक सलाह और दूंगा कि आप फिर भी किताब या गेसिंग जो पढ़ रहे हैं आप, है ना, जो बुक है, जो आपका मेन बुक जो एनसीईआरटी है, उसको कम से कम पढ़कर जरूर जाए। क्योंकि एनसीईआरटी और किसी टीचर का, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे, उनका नोट जरूर आप देख कर जाए, क्योंकि बड़ा जरूरी होता है कि नोट और एनसीईआरटी को कवर अप करके जाना, क्योंकि वहीं से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप इस सब चीजों को अगर कवर अप कर लेते हैं, या आप कर लिए होंगे, अभी एग्जाम का पास नजदीक है तो आप कर लिए होंगे, यकीनन है। तो आप इतना अगर कर लिए तो यकीनन मानिए कि आपका एग्जाम ना बहुत अच्छा जाने वाला है, ये तो कंफर्म है। चलिए आइए, अब आइए यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द डार्विन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, है ना, नेचुरल सिलेक्शंस। आपको पता है कि डार्विन साहब को फादर ऑफ इवोल्यूशंस कहा जाता है ना। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शंस पर बात किया था। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है प्राकृतिक चयन, यानी कि प्राकृतिक जिस चीज को चयन करेगी वो आगे की ओर बढ़ेगा। अच्छा, ये चीज अगर आप इवोल्यूशनरी पीरियड से ही देखते होंगे, तो कोई भी चीजों में जो चीज को नेचर ने सेलेक्ट किया वो चीज आगे बढ़ती चली गई, और जो चीज को नेचर ने अनसेलेक्ट कर दिया तो वो धीरे धीरे खत्म हो गया इस धरती पर से। आप देख लीजिए, यानी कि पुराने समय से अगर आप चीजों को उठाकर आप देखेंगे, किसी जीवों का जो अभी के समय में वो जीव अब अगर नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं चीज आपको दिखेगा प्राकृतिक चयन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? तो यही चीज मैंने सबसे पहले बार जो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, वो कौन थे? अपना ये डार्विन साहब थे। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं, है ना, चार्ल्स डार्विन है। चलिए आइए तो हम बात करते हैं, ये जो चार्ल्स डार्विन साहब थे, इन्होंने जो लिखा था, एक बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। याद रख सकते हैं आप, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, स्पेसीज, है ना, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में ये सारी बातें उन्होंने की थी। एक बुक थी इनकी लिखी हुई, एक किताब है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। चलिए अब हम बात करते हैं, रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फाउंड इन अ रॉक आर ऑफ फॉसिल्स। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये फॉसिल्स क्या होता है? देखो, मैं आपको साधारण से शब्दों में समझाता हूं। फॉसिल्स का मतलब होता है एविडेंस, यानी कि साक्ष्य। नहीं समझा? जैसे में मान लीजिए कि बहुत सारे जानवर इस धरती पर से मर गए। अब वो मर गए तो हमें कैसे पता चलेगा? अब वो बहुत साल पहले मर गए, तो हमें कैसे उसके बारे में अंदाजा लगेगा कि भाई ये जानवर इस धरती पे था या नहीं था? मैं साधारण सा एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, डायनासोर का। आपको पता है कि डायनासोर जब इस धरती पे थे, तो उस समय का जो पीरियड था उसको कहा जाता था जुरासिक पीरियड। भाई उस समय इंसान जाति तो इस धरती पे था ही नहीं, फिर भी हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई जुरासिक पीरियड में कौन था? डायनासोर था। तो डायनासोर जुरासिक पीरियड के अंतर्गत था। समझ रहे बात हो कि नहीं?
तो अब उसके बारे में हम कैसे पता लगाए, क्योंकि उसके जो कंकाल तंत्र मिला होगा कहीं पे भी, समझ रहे बात हो ना, तो कंकाल तंत्र मिला होगा तो उसके आधार पे मैंने उसके विषय में जानने की कोशिश की, समझ रहे बात हो ना। यानी कि यही जो एविडेंस हो गया ना, साक्ष्य, उसी को हम कहते हैं फॉक्सिल, ठीक है ना। बहुत सारा चीज हो सकता है फॉसिल्स में, कोई भी आप साक्ष्य उसके बारे में आप जान ले तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फॉसिल्स कहते हैं साधारण से शब्दों में। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, स्टडी ऑफ एनिमल्स फॉसिल्स आर, यहाँ पे ये नहीं, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है ना, पैलेंटोलॉजी होता है। अगर मान लीजिए किसी भी फॉसिल का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड अ पैलेंटोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, the same structures develop along a different directions due to adaptations to a different need, है ना। अब देखिए मैं आपको साधारण से शब्दों में समझाता हूं कि होमोलोगस क्या होता है और एनालोगस क्या होता है। देखिए होमोलोगस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने बड़ा साधारण सा परिभाषा लिखा है, देखिए मैं फिर भी आपको साधारण से शब्दों में बताना चाहता हूं। यानी कि होमोलोगस वह है जिसमें जिसका जो कार्य हो ना अलग अलग हो, पर उसका जो ओरिजिनेशन हो ना किसी एक बिंदु से हो रखा हो, तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस कहते हैं। देखिए अब परिभाषा को पढ़िए आप, क्या दे रखा है, द सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर उसका क्या हो, समान हो, अलोंग्स डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यू टू एडेप्टेशंस, लेकिन उसका जो कार्य हो ना, एडेप्टेशंस, उसका अलग अलग दिशा हो। तो साधारण से शब्दों में आप समझ लीजिए, कार्य क्या हो, कार्य अलग अलग हो, 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 कार्य अलग अलग हो, पर जो उसका ओरिजिन है ना, ओरिजिन समान हो, सामान्य हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। होमोलोगस को हम एक नाम और देते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। सर डाइवर्जेंट क्यों कहते हैं, कारण बताते हैं हम आपको। डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस, इवोल्यूशंस, इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस कहते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए साधारण से शब्दों में देखिए, अब यहां पे मान लीजिए कि कोई जीव है जिसका एंसेस्ट्री जो कैरेक्टर है ना, यानी कि कहां से उसका ओरिजिनेशन हुआ है ना, उसको हम लोग कहते हैं एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, है ना। तो ओरिजिन जो होता है ना इसका, ओरिजिन, ओरिजिन वो क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट इन अ डायरेक्शन, बट इसका जो डायरेक्शन है ना, ये जो डायरेक्शन है ना वो अलग अलग होगा, क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, ये डायरेक्शंस देख रहे हैं आप, डायरेक्शंस डिफरेंट हो गया, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, होमोलोगस कहेंगे। चलिए एक दो एग्जांपल लेके आपको हम समझाते हैं। हिंदी में इसी को कहते हैं समजतता, क्या कहते हैं, समजतता, आपने सुना भी होगा, जत तो याद रखिएगा, समझतता, है ना। अच्छा एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल सब तो कई हैं, मैं एक दो एग्जाम्पल लेकर आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, ताकि आपको, और एक चीज और, यहां से आपके बोर्ड में ये तो तय है कि आपके ऑब्जेक्टिव में 100% आएगा, फिक्स है, यहां से एक न एक क्वेश्चन तय है कि पूछा ही जाता है। तो आप इस चीज को तो जरूर ध्यान से ध्यान रखें, इसको तो आप उतारे ही नहीं, तो इसको तो आप जरूर ही वीवीआई कर ले। तो चलिए आप इसको कर लो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये गेसिंग ही समझ के चलो, यहां से आना है तो आना है ना। चलिए तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और भी मैं आपको लेकर दिखाता हूं, कई सारा इसका एग्जांपल है होमोलोगस का, नीचे में जगह थोड़े से कम थे तो मैं आपको ऊपर में समझा देता हूं। होमोलोगस, होमोलोगस, चलिए होमोलोगस का एग्जाम्पल है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए जैसे में बहुत सारा एग्जाम्पल है, ह्यूमन बीइंग का पैर, है ना, लेग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स, लेग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, या एक काम करो हैंड लिख लो, हैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड चीता का लेग्स, चीता का लेग्स, ये दोनों आपस में होमोलोगस है। सर कैसे,
दरअसल देखो, इंसान का जो हाथ है उससे कोई और कार्य होता है, खाना वगैरह खाया जाता है और भी चीज सब किया जाता है, बट ये चीता का जो पैर है वो क्या है भाई, इसका कार्य अलग अलग है ना, तो दोनों का कार्य अलग अलग हो गया ना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे हिंदी में, कार्य अलग अलग हो पर ओरिजिन समान हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बात। और देखो यहाँ पे दोनों का जो ओरिजिन है ना वो कैसा है, आप देख सकते हैं ओरिजिन कैसा है, समान है, इसीलिए क्या कहलाएगा, होमोलोगस। और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे में आप एक और अच्छा एग्जांपल दिया है बोगनविलिया, है ना, बोगनविलिया और फ्लावर, और उसके बाद एक और है कुकरबिट्स, है ना, बोगनविलिया, ये बात याद रख सकते हैं। थ्रोन ऑफ कुकरबिट्स याद रख सकते हैं, बोगनविलिया याद रखिए यहाँ पे, बोगनविलिया, विलिया BILLIA, बोगनविलिया एंड बोगनविलिया का कांटा है ना, थ्रोन, THRON, थ्रोन, बोगनविलिया का कांटा, एंड कुकरबिट्स ऑफ टेंड्रिल्स, कुकरबिट्स ऑफ टेंड्रिल्स हो गया। तो ये आप याद रख सकते हैं, बोगनविलिया किसका, थ्रोन का, और कुकरबिट्स किसका हो जाएगा, टेंड्रिल्स का। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, ये दोनों के दोनों आपस में ना बोगनविलिया एंड कुकरबिट्स का जो टेंड्रिल्स है, ये दोनों के दोनों आपस में कैसा है, होमोलोगस ऑर्गेन है। अब हम बात करते हैं एनालॉगस ऑर्गन पे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये कैसा इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट। अब देखिए दोनों डिफरेंट होता है, होमोलोगस का मतलब आपको समझ में आ गया, डाइवर्जेंट का मतलब समझ में आ गया। कन्वर्जेंट का मतलब जो होता है ना, यानी कि जिसका कार्य तो समान हो बट ओरिजिन अलग अलग हो, उसका मैंने क्या कहा था, ओरिजिन सेम हो बट कार्य अलग अलग हो, लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो जाता है होमोलोगस का। आप सिंपल सा बात समझ के चलिए, है ना, तो आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ना, एनालॉगस को ना हम लोग कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें ना क्या हो जाता है, आप देख सकते हैं जिस तरह से इसमें क्या हो रहा था, डाइवर्ज हो रहा था, तो इसमें ना क्या हो जाएगा, आपस में आके एक बिंदु पे मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट कहते हैं। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो ओरिजिन होगा ना, वहां पे सेम था, यहाँ पे ओरिजिन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ओरिजिन डिफरेंट, और कार्य जो है वो सेम हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो इवोल्यूशंस कहलाता है, क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट कहलाता है, कन्वर्जेंट कहलाता है ना। चलिए, अब विच कैन बी यूज एज, है ना, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस, पॉल्यूशंस इंडिकेटर्स, है ना। अच्छा, आपको पता है लाइकेन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स कहते हैं। पॉल्यूशंस क्या है, तो ये प्रदूषण का क्या होता है, सूचक होता है। तो ये बात आप याद रख सकते हैं लाइकेन को, है ना, ये आपके 11th में तो पढ़ना ही था, साथ में 12 में भी दिया गया है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और इसके बारे में, एक जानकारी और मैं आपको दे दूं, दरअसल ये ना पॉल्यूटेड एरिया में नहीं उगते हैं, ये जहां पे साफ सुथरा एरिया होता है ना, वहीं पे ये उगता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पॉल्यूशंस इंडिकेटर कहा जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं मॉथ के बारे में। मॉथ दैट वेयर एबल टू डैश देमसेल्व्स दैट इज हाइड इन द बैकग्राउंड सर्वाइव्ड, है ना। कह रहा है क्या कि मॉथ के बारे में अगर आप बात कीजिएगा तो लगभग ये कैमोफ्लेजी होता है। कैमोफ्लेजी का मतलब होता है अपना चाल ढंग रूप रंग को बदलने वाला को कैमोफ्लेजी कहते हैं। अपने कंडीशन, अगर मान लीजिए इसको कोई खतरा होता है ना, तो ये अपने आप को उसके अपरूप ढाल लेता है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं कैमोफ्लेजी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको इसके बारे में बता दूं, लगभग ये 1920 के करीब में जब इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हुआ था ना, तो उस समय नेचर ने इसको क्या किया था, सेलेक्ट किया था, इसी चीज को हम लोग कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, पहली बात। और यहाँ पे जो नेचुरल सिलेक्शन इन द सेंस कहे तो सबसे पहली बार 1920 के करीब में लगभग ना अचानक से जब नॉर्मल स्थिति थी, उस वक्त दो तरह के मौत थे, एक व्हाइट कलर वाला और एक ब्राउन कलर वाला। तो जो ब्राउन कलर वाला भी था और दोनों को ना बराबर रूप से
नेचुरल सिलेक्शन मिल रहा था, नेचर एकदम बढ़िया से दोनों को कहने का मतलब दोनों अपने आप में बढ़ रहे थे, माने ग्रोथ कर रहे थे, कोई तरह की दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस समय खास तौर पे जो व्हाइट वाला मौत था तो वहां पे व्हाइट कलर के लाइकेन भी उग रहे थे, तो जिसके कारण जो चिड़िया उसको फीड कर रहा था ना, तो व्हाइट वाला किसी न किसी कारण से व्हाइट लाइकेन के कारण वो क्या हो जा रहे थे, बच जा रहे थे, पहली बात। और जैसे ही इंडस्ट्रियल मैनरिज्म हुआ, यानी कि बिफोर, यानी कि इंडस्ट्रियल मैनरिज्म के बाद, उससे पहले तो आप दोनों को बराबर रूप से इंपॉर्टेंस मिल रहा था, लेकिन जैसे ही पर्यावरण में बदलाव आया, यानी कि प्रदूषण के कारण, अब पूरा चीज कैसा हो गया, डार्क डार्क हो गया, पेड़ पौधा सब पॉल्यूशन के कारण सारा डार्क हो गया। लाइकेन जहां पे उग रहे थे, अब भाई वहां पे पॉल्यूशन फैल गया, तो लाइकेन उगता कैसे, तो अब वहां पे व्हाइट कलर के लाइकेन भी नहीं उग रहे थे। अब उस कंडीशन में जो डार्क कलर वाला था, समझ रहे बात हो ना, कहीं ना कहीं बच जा रहा था चिड़िया के, चिड़िया उसको ना आराम से डार्क वाले को नहीं पहचान पाती थी, और वो पेड़ की जो टहनियां होती है ना, वहां पे छिप जाती थी। लेकिन व्हाइट कलर वाला ना, पेड़ पौधे के एकदम डार्क होने के कारण ना वो ज्यादा दिखने लगा व्हाइट कलर वाला, तो उसका फीड सबसे ज्यादा करने लगी पक्षियां। तो आप देखिए नेचुरल के बदलाव के कारण क्या हुआ, इस तरह के उसमें व्यवस्था चालू हो गया। इसी चीज को हम लोग कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक ने उसको किस तरह से चयन किया। अब देखिए प्रकृति जिसको नहीं चयन करता है, वो धीरे धीरे क्या हो गया, अब धीरे धीरे वहां पे व्हाइट कलर वाला खत्म होते चला गया, यानी कि उसकी प्रजाति खत्म हो गई। समझ रहे बात हो ना, तो इसी चीज को कहते हैं हम नेचुरल, प्राकृतिक चयन। तो आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करते हैं, यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया है एडेप्टिव रेडिएशंस का। पहला डार्विन फिंचेज होता है, दूसरा मार्सुपियल्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स होते हैं। पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि डार्विन फिंचेज एडेप्टिव रेडिएशंस होते क्या है। देखिए यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशंस का मतलब ये होता है कि माने किसी एक पॉइंट से सारे जगह पे चीजों का फैलना, उसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट म्यूटेशंस, या सॉरी एडेप्टिव रेडिएशंस कहते हैं। यहाँ पे आप परिभाषा देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ लिखा है, आप इस चीज को देखिए ध्यान से। The process of evolutions of different species in a given geographical area, different species का given geographical area are starting from a point and laterally radiating to other area of a geographical habitats है ना, is called adaptive radiation। यानी कि किसी एक जगह से सारे जगह में उसी प्रजाति का फैल जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशंस कहते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और इसके खास तौर पे दो एग्जांपल है, पहला मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, और दूसरा डार्विन फिंचेज। ये फिंचेज क्या होता है मैं आपको समझाऊं। यहाँ पे डार्विन फिंचेज है ना, जैसे में कि आपको पता होना चाहिए कि जब डार्विन साहब HMS नाम के बीगल शिप से जब भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि पहले के समय में इतने ज्यादा संसाधन नहीं थे एक दूसरे देश में जाने के लिए। अभी के समय में है कि प्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, कोई भी चीज से हम किसी मार्ग से, वायु मार्ग से हम चले जाते हैं। पहले एक ही मार्ग हुआ करता था, वो मार्ग था या तो हम नदी तालाब के थ्रू जाते थे, यानी कि उसके लिए शिप होता था, जहाज होता था, जो एक जहाज था जिसका नाम था HMS बीगल शिप, जो विश्व भ्रमण किया करता था वो जहाज। तो उसी जहाज से ना ये डार्विन साहब ना अलग अलग जगहों पे गए, यानी कि एक जगह जहां मिला वो गैलापागोस आइलैंड में गए। तो वहां पे उन्होंने देखा क्या कि अलग अलग प्रजाति, वही जीव वही पक्षी, लेकिन उसका जो फिंच है ना, माने अलग अलग एडेप्टिव हो गया है, अलग अलग कहने का मतलब बन गया है। मैंने देखा कि सेम टू जो मेरे देश में था उसी तरह के प्रजाति, लेकिन उसकी जो चोंच का जो रंग रूप है ना, किसी का बड़ा किसी का छोटा, इस आधार पे हो गया, पर प्रजाति वही थी। कारण जब उन्होंने ढूंढा तो उन्हें पता चला क्या कि जहां पे जिस तरह के लोग रहते हैं वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज उसको मिला तो उस तरह के रूप रंग के हो गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है, प्राकृतिक चयन को भी दर्शाता है कि नेचर ने इसको जिस तरह से अडेप्ट किया उस तरह के वो रूप रंग वाले बन गए। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक ड्रग्स, यहाँ पे देखिए ड्रग्स अगेंस्ट देखिए यहाँ पे अगेंस्ट है ना, अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल, हेंस द रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म सेल आर अपीयरिंग इन द टाइम्स स्केल्स मंथ्स एंड ईयर्स, नोट देखिए सेंचुरीज, देयर एग्जांपल ऑफ द इवोल्यूशंस ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। अब आप कहेंगे क्या कि सर ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस क्या होता है? चलिए मैं आपको समझाऊं। एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस का मतलब होता है दरअसल वैसे एक्शन जो मानव के द्वारा लिया जाता है, जैसे अचेंजमेंट, किसी तरह के बदलाव,
वैसे आप नेचुरली भी कह सकते हैं, यानी कि मानव पर हुआ बदलाव यानी कि चेंजमेंट, उसी को हम लोग एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। जैसे में आप साधारण से शब्दों में समझ सकते हैं कि पॉल्यूशंस के कारण इन्वायरमेंट में बदलाव, पहला नंबर पे बात। दूसरा, डिफोरेस्टेशन के कारण इन्वायरमेंट में बदलाव। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ की कटाई, या और भी बहुत सारी चीज है जिसके कारण पर्यावरण में बदलाव आता है, उसी चीज को हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। तो आप समझ गए। अब यहां पे हम बात करते हैं ऑन विच आइलैंड डार्विन ऑब्जर्व्ड मेनी वेराइटी ऑफ द फिंचेस, है ना। आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि बहुत सारे वेराइटी की अगर आप बात कीजिएगा डार्विन फिंचेस की, तो वो कहां पे सबसे पहले देखने को मिला था, गैलापागोस आइलैंड में। तो आप यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। मैंने आपको कहा था कि मैं एक दिन में हो सकता है तो 2-3 वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अब एग्जाम का ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो चीजों को मैं अपलोड कर दूं। आप बस कंटिन्यू रहे, मैं चीजों को कोशिश करूंगा कि डालते चला जाऊं। मैं 1-2 दिन रुक गया था, मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं उस चीजों को कंटिन्यू करूं। चलिए, धन्यवाद।